वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी बुक लेके आई हूँ जिसका नाम है सेवा सदन। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। तो बेसिकली मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है। हिंदी और उर्दू के बहुत ही अच्छे विख्यात लेखक रहे हैं मुंशी प्रेमचंद। तो आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। तो मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म है वो वाराणसी के लखनी नामक गांव में हुआ था सन 1880 में, और इनकी मृत्यु जो है वो 1936 में हो गई थी। तो सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया एक हिंदी उपन्यास है। हालांकि इसका उर्दू में भी अनुवाद किया गया है हुस्न बाजार के नाम से। तो ये किताब जितना आपको सिखाएगी उतना आप अपनी लाइफ के एक एक्सपीरियंस से, एक अनुभव से भी नहीं सीख सकते हैं जितना कि ये किताब आपको सिखाएगी। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में इस बुक को ख़त्म करते हो और इसमें से कितनी सारी बातें कितनी जल्दी सीखते हैं। तो किताब मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत अच्छी किताब है और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें तो अब बात करते हैं किताब के कुछ प्रमुख पात्रों की। तो इसमें कृष्णचंद, उनकी पत्नी गंगाजली, उनकी दो बेटियां सुमन और शांता, विट्ठलनाथ, गजाधर और भी बहुत सारे पात्र हैं इस किताब में। लेकिन ये कुछ इस किताब के प्रमुख पात्र हैं। आपको कहानी जो है वो कृष्णचंद्र, गंगाजली, सुमन और शांता और सबसे ज़्यादा सुमन के इर्द गिर्द ही घूमती हुई दिखेगी। तो कहानी की शुरुआत होती है कृष्णचंद्र से, जो कि एक दरोगा होते हैं और ये एक बहुत ही उदार व्यक्ति, सज्जन और बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं। ये अब तक की इनकी जो नौकरी होती है, इन्होंने कभी किसी से कोई घूस ना लिया होता है, कभी भी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया होता है। ये इन सब चीज़ों से बहुत दूर होते हैं और समाज में इनकी एक इज्जतपूर्ण इनका एक जीवन होता है। ये लोग इनको देख के इनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हैं। तो ये उस टाइप के व्यक्ति होते हैं जो समाज में अपना सीना चौड़ा करके या फिर लोगों की आंखों में आंखें डाल के चलने वाले व्यक्ति थे। तो होता क्या है, कृष्णचंद्र की दो बेटियां होती हैं, सुमन और शांता। तो वो धीरे धीरे बड़ी होती हैं और फिर कृष्णचंद्र को उनकी शादी की चिंता सताने लगती है। लेकिन कृष्णचंद्र ईमानदारी से जो कमाए होते हैं वो उनकी बेटियों की शादी के लिए पर्याप्त नहीं होता है। जब भी कोई लड़के वाला आता है तो उनसे दहेज की बहुत ज़्यादा मांग करता है, जिससे कृष्णचंद्र बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसे तो फिर मेरी बेटियों की शादी ही नहीं हो पाएगी। तो फिर उनकी जो पत्नी है गंगाजली उन्हें समझाती हैं कि आपका जो ये ईमानदारी और बिना भ्रष्टाचार का ये जीवन क्या काम का, जब आप अपनी दोनों बेटियों की शादी किसी अच्छे घर में ना कर पाओ। तो आपका ये जो ईमानदारी है, आपका जो ये व्यक्तित्व है, आपकी जो ये सज्जनता है, ये फिर किस काम आएगी हमारे। इससे अच्छा है कि हम थोड़ा बहुत इधर उधर से पैसे ले लें और अपनी बेटियों की शादी अच्छे घरों में कर लें। कृष्णचंद्र पहले तो उनकी बातों में नहीं आते हैं, लेकिन बाद में फिर वो अपनी पत्नी गंगाजली की बातों में आ जाते हैं, क्योंकि जो भी इससे पहले 2-3 रिश्ते आए होते हैं उनकी दहेज की डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि कृष्णचंद्र सोच में पड़ जाते हैं और फिर वो अपनी पत्नी गंगाजली की बात मानने का निर्णय लेते हैं। फिर ऐसे ही एक मौका उनके हाथ लग जाता है। उसी गाँव में क्या होते हैं कि एक ठाकुर जी महाराज रहते हैं, जिनको आप सो कॉल्ड आजकल के जो ठाकुर जी महाराज हैं, तो दिखावे में भगवान को बहुत पूजा करेंगे, बहुत ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जैसे आपके आसाराम बापू हैं, राम रहीम हैं, आप इन लोगों के सामने ये कितने अच्छे हैं लेकिन पीठ पीछे ये क्या करते हैं वो तो फिर बाद में आप सबके सामने आ ही गया। तो ऐसे ही जो ठाकुर जी महाराज होते हैं उन गाँव के, वो भी ऐसे ही होते हैं। वो क्या करते हैं कि लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं और जो चंदा नहीं देता है फिर उसको वो भारी दंड देते हैं। तो सबसे वो चंदा इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन उसी गांव में एक अहीर किसान होता है जिसका नाम चैतू होता है। चैतू के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा बोझ होता है और उसकी फसलें काफ़ी समय से अच्छी नहीं होती हैं। उसकी जो अवस्था होती है वो पहले से ही बहुत बेकार होती है, जिस कारण वो चंदा नहीं दे पाता है। ठाकुर जी महाराज क्या करते हैं, अपने साधु संतों को भेजते हैं और चैतू को उठवा लाते हैं। फिर क्या करते हैं, जितने भी साधु महंत गए होते हैं चैतू को लाने, वो ठाकुर जी के महाराज के सामने ही चैतू को बहुत ज़्यादा पीटने लगते हैं। और ठाकुर जी महाराज भी इतना इतने घमंड में रहते हैं कि वो मारने से मना नहीं करते हैं। और फिर क्या हो जाता है, चैतू की मौत हो जाती है। चैतू की मौत के बाद ये पूरा मामला जो कृष्णचंद्र दरोगा है उनके पास जाता है और पूरी छानबीन की तहरीर उनके पास जाती है। तो कृष्णचंद्र सोचते हैं कि चलो ये एक अच्छा मौका भी आ गया और यहाँ पे मैं जो ठाकुर जी महाराज हैं उनसे अच्छा पैसा वसूल कर लूँगा। और ठाकुर जी महाराज भी चाहते हैं कि पैसा लेकर सेटलमेंट हो जाए। लेकिन कृष्णचंद्र को ये जो घूसखोरी वाला सिस्टम होता है इसमें बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है, तो वो बहुत डरते हैं। लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के समझाने के बाद वो पैसे के बदले सेटलमेंट करने को तैयार हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि सेटलमेंट हो जाता है, कृष्णचंद्र को उनके पैसे मिल जाते हैं और ठाकुर जी महाराज वो रिहा हो जाते हैं। लेकिन कृष्णचंद्र का ये जो सज्जनता, उदार, ईमानदारी वाला व्यक्तित्व होता है, इससे समाज के कुछ लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, उनके कदमों पे चलते हैं। तो वही कुछ लोग उनके इस सिस्टम से जलते भी हैं।
उन्हीं में एक उनके ही विभाग के एक कर्मचारी होते हैं जो कि क्या करते हैं, कृष्णचंद्र से बहुत ज़्यादा जलते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा मौका आया जब कृष्णचंद्र बहुत ज़्यादा घूस ले होकर पैसा कमा सकते थे और अपने कर्मचारियों में बांट भी सकते थे, लेकिन हमेशा उन्होंने इन मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठाया। तो उन्हीं के विभाग के कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो उनसे जलते होते हैं और सोचते हैं कि कब ऐसा मौका मिले जिससे कि कृष्णचंद्र को उनकी ही नज़रों में गिराया जाए, समाज में उनका जो एक अच्छा व्यक्तित्व है उस पर दाग लगाया जाए, धब्बा लगाया जाए। तो जो ये सेटलमेंट हुआ रहता है कृष्णचंद्र और ठाकुर महाराज जी के बीच, इसकी भेद उन्हीं के विभाग के एक कर्मचारी के पास खुल जाती है। और फिर क्या, उसके बाद फिर क्या होना था, उसको तो एक मौका चाहिए होता है कृष्णचंद्र को नीचा दिखाने का, उनके बने बनाए इज्जत पे पानी डालने का। बस वो फिर क्या करता है, इस सारे मामले को उजागर कर देता है। और इधर कृष्णचंद्र जो होते हैं वो अपनी बेटी की शादियों की तैयारियों में लगे होते हैं। उन्हें लगता है सब ठीक हो गया है, अब वो अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाएंगे। उन्हें अच्छा खासा दहेज का पैसा भी उन्होंने वो इकट्ठा कर लिए होते हैं। तो कृष्णचंद्र और उनकी पत्नी गंगाजली और सुमन और शांता, ये चारों क्या करते हैं, शादी की तैयारी में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हो। कृष्णचंद्र के घर में उनकी बेटी सुमन की शादी की तैयारियां धूमधाम से होती रहती है। और एक महीना बीत जाता है, फिर दिन आता है तिलक से एक दिन पहले का। तिलक से एक दिन पहले जब कृष्णचंद्र शाम को बैठे रहते हैं तो वो क्या देखते हैं कि सामने से सुपरिटेंडेंट और कई थानेदार और कई हेड कांस्टेबल उनको सामने से आते हुए दिखाई देते हैं। बस फिर क्या था, कृष्णचंद्र पूरा माजरा समझ जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि उनका पूरा का पूरा भेद खुल गया है। फिर कृष्णचंद्र को अरेस्ट किया जाता है, फिर उनको कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन कृष्णचंद्र जो है वो अपना गुनाह कबूल करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। वो जज के सामने अपना गुनाह कबूल करते हैं। जब कृष्णचंद्र से पूछा जाता है कि आप अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। वो समाज के उन व्यक्तियों को ये दिखाना चाहते हैं कि जो लोग जुर्म करके और अपना जुर्म कबूल नहीं करते हैं, उन्हें ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, मैंने जुर्म किया है तो मैं एक मर्द की भांति उस जुर्म को कबूल भी कर रहा हूँ। फिर क्या होता है, कृष्णचंद्र को सज़ा मिलनी तय हुई रहती है। वहाँ से फिर वो अपने घर जाते हैं, अपनी पत्नी को सारा बात बताते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी को जो पछतावा होता है ना, और उस पछतावे में वो जो बातें कहती हैं कि इससे अच्छा तो होता है कि मैं अपनी बेटी को जहर दे के मार देती, या फिर मैं अपनी बेटी का विवाह किसी लूढ़े लूंगे लंगड़े किसी से भी कर देती। मतलब वहाँ पे उनका जो रुदन है, वहाँ पे उनका जो विलाप है ना, वो सच में ये जो दहेज प्रथा कितनी बुरी है ना, इस चीज़ का कितने अच्छे से चित्रण किए हैं प्रेमचंद्र ने, आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से दिखा। उनकी पत्नी कहती है नहीं, हम इसे कोर्ट में लड़ेंगे और हमारे पास जितना भी पैसा होगा हम सब लगा देंगे, लेकिन हम आपको जेल नहीं जाने देंगे। तो कृष्णचंद्र उन्हें समझाते हैं कि तुम इन पैसों से सुमन का अच्छे से विवाह कर देना, ये इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। कम से कम मैं अपनी एक बेटी का अच्छे से निर्वाह करके जा रहा हूँ, तो मुझे जेल जाने से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो किया उसका फल तो मुझे भोगना ही है। तो ये सब कह के कृष्णचंद्र चले जाते हैं। फिर क्या होता है, उनकी पत्नी पैसा लगाती हैं और लड़ती हैं अपने पति के लिए, लेकिन फिर भी कुछ होता नहीं है और कृष्णचंद्र को सजा हो जाती है। क्या होता है, अब गीतांजलि को अपनी बेटी शांता और सुमन का विवाह करना होता है। सारा पैसा तो वो मुकदमे में उनका ख़त्म हो जाता है और कृष्णचंद्र भी नहीं बच पाते हैं। तो फिर अब वो सोचती हैं कि बिना दहेज के कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए जिससे सुमन और शांता का विवाह किया जा सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। करते करते एक रिश्ता ऐसा मिलता है। लेकिन जेल चले जाने के बाद अब गीतांजलि के ऊपर शांता और सुमन के विवाह की जिम्मेदारी होती है। उनके पास पैसा भी नहीं है, कृष्णचंद्र भी नहीं है एक परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पे। अब उन्हें ही अपने परिवार का सारा निर्वाह, सारा दायित्व उनके ऊपर आ जाता है। तो अब आगे की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे जो गीतांजलि है वो अपनी दोनों बेटियों का विवाह करती हैं, और वो विवाह कैसा मिलता है उन्हें, और वो विवाह जो उन्हें वैश्यावृत्ति तक ले जाता है। तो ये सारी कहानी आपको प्रेमचंद्र की इस किताब में सेवा सदन में मिलेगी कि जब हम गरीबी से अमीरी की तरफ जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, सब कुछ हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब हम अमीरी से गरीबी की तरफ आते हैं, जो कि हुआ रहता है कृष्णचंद्र के परिवार के साथ, वो लोग पहले थोड़े ठीक रहते हैं, उनके पास इतना भी पैसों की कमी नहीं रहती है कि मतलब वो अपने जीवन का अच्छे से निर्वाह न कर सकें। लेकिन कृष्णचंद्र के जेल चले जाने के बाद उनकी जो स्थिति है बहुत बेकार हो जाती है, और उनकी बेटियों की शादी तो होती है, लेकिन शादी के बाद आगे क्या होता है, उनकी बेटी जो सुमन है वो वैश्यावृत्ति के पद पे कैसे चली जाती है, फिर उनके साथ क्या होता है, और फिर कैसे वो अपने मार्ग को कुमार्ग से सतमार्ग पे लाती हैं, यही सारी चीज़ें हैं। गंगाधर भी एक इस कहानी के बहुत अच्छे कैरेक्टर हैं। तो आप इस बुक को पढ़ो और आगे की कहानी आप खुद जानो। कृष्णचंद्र ने इस किताब में दहेज प्रथा, वैश्यावृत्ति के साथ साथ नारी की पराधीनता और जो समाज में लोग होते हैं ना, जो एक अच्छाई का चोला पहन के घूमते हैं, उनके उस चेहरे के पीछे या फिर उस चोले के पीछे कितना बुरा उनका व्यक्तित्व छुपा रहता है, ये सब भी कृष्णचंद्र अपनी इस किताब में उनके इस बुरे चेहरे का, उनके उस बुरे व्यक्तित्व का उजागर करते हैं। कृष्णचंद्र में जितना भी समाज की समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं के बारे में तो बात किया ही है उन्होंने इस अपनी किताब में,
की जो समस्याएं हैं उनकी बात तो अपनी इस किताब में की ही है, साथ में उन्होंने कुछ समाधान भी दिया है, जैसे शिक्षा। अगर कृष्णचंद्र अपनी बेटियों का विवाह करने से अच्छा अगर उन्हें शिक्षित किए होते तो उनकी बेटियां जो कि इतने कुमार्ग पे चलने लगती हैं बाद में उनके जाने के बाद, शायद वो उस मार्ग पे ना जा पाती और अपने जीवन का निर्वाह अच्छे से करती। ये तो रही इस किताब की बात, और बाकी आगे की कहानी आप खुद पढ़िएगा। और अगर आपके पास टाइम हो, अगर आपको अच्छा लगे, तो आप मुझे कमेंट करके मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किताब कैसी लगी।